देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 3 चरणों की वोटिंग अभी बाकी है। इस चुनाव में जाति, समुदाय, हिंदू, मुसलमान और पार्टियों की विचारधारा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर उछाला जा रहा है। 24 का महामुकाबला मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। तो मोदी सरकार और एनडीए गठबंधन के लोग लगातार कांग्रेस और विपक्षी दलों पर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों का अधिकार छीनकर मुसलमानों को देने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन वाले एनडीए पर आरएसएस की विचारधारा पर चलते हुए उस पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। तो हमेशा की तरह इस लोकसभा चुनाव में भी आरएसएस विपक्ष के निशाने पर है। वही आरएसएस जिसकी नर्सरी से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। वही आरएसएस जिसने अब तक देश की 10 मुख्यमंत्री और 16 राज्यपाल दिए हैं। जी हाँ, देश को आरएसएस ने अब तक 10 मुख्यमंत्री दिए हैं और 16 राज्यपाल। तो इन दोनों आरोप लगाए जाते हैं कि किसी को मंत्री बनाना हो या फिर किसी को मुख्यमंत्री, बीजेपी का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथों में ही होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। पिछले कुछ दिनों से विपक्षी गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी लगातार एक ही बात दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में असली लड़ाई आरएसएस और कांग्रेस की विचारधारा के बीच है। राहुल लगातार प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर हमलावर होते हुए उन पर संविधान बदलने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि वो लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण और गरीबों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी आइडियोलॉजी को एक दूसरे से बेहतर बता रहे हैं। 3 बार आरएसएस पर बैन लगा चुकी कांग्रेस इसकी विचारधारा को हमेशा से देश के खिलाफ बताती आई, लेकिन ये भूल जाती है कि जिस आरएसएस पर वो इल्जाम लगा रही है उसकी नींव रखने वाले भी कभी एक कांग्रेसी ही थे। जी हाँ, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की सत्ता लोभी विचारधारा को देखते हुए खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया। जी हाँ, यही सच है। बहुत से लोग जानते तक नहीं हैं कि आरएसएस के संस्थापक कभी कांग्रेस के ही सदस्य हुआ करते थे। तो आज हम आपको उसी आरएसएस का पूरा इतिहास बताने जा रहे हैं। कहां, कब, कैसे, किन परिस्थितियों में आरएसएस की शुरुआत हुई और कैसे पहले ही दिन से यह संगठन कांग्रेस की विचारधारा से लड़ाई लड़ता आया है। तो ये बात आजादी से पहले साल 1925 की है, जब पहली बार 5 लोगों ने मिलकर शाम के वक्त आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नींव रखी थी। तो कौन थे वो 5 लोग, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की कहानी के मुख्य किरदार के बारे में आपको बताते हैं, जिनका नाम था केशव बलिराम हेडगेवार, जिनका जन्म नागपुर के एक वैदिक ब्राह्मण परिवार में 1 अप्रैल 1889 को हुआ था। केशव के पूर्वज आंध्र प्रदेश के कंदकुर्दी गांव से थे, लेकिन 1800 ईस्वी में वो सभी लोग महाराष्ट्र के नागपुर में आकर बस गए। केशव 6 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थे। 8 साल की उम्र में उन्हें चेचक हो गया, जिसके दाग ताउम्र उनके चेहरे पर है। जब केशव 14 साल के थे तब प्लेग नाम की महामारी ने उनके माता पिता को उनसे छीन लिया। बड़े भाई महादेव ने उनकी परवरिश की, जिन्हें अखाड़ों का बहुत शौक हुआ करता था। वो अक्सर अपने छोटे भाई केशव को अपने साथ नागपुर के शिवराम गुरु अखाड़े में ले जाते थे। तो उस वक्त हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे पीएस मुंजे भी उसी अखाड़े में जाया करते थे। और ये बात 1904-05 के बीच की है, जब एक दिन मुंजे की नजर केशव हेडगेवार पर पड़ी। अब दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर वो लगातार मिलने लगे। उन दिनों देश पर ब्रिटिश हुकूमत राज किया करती थी और देश में बंगाल विभाजन की गूंज थी। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी अपनी किताब संघम शरणम गच्छामि में लिखते हैं कि मुंजे अपने घर बुलाकर हेडगेवार को बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे। अगले ही साल यानी 1906 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। उस अधिवेशन से लौटने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने नागपुर में एक जोरदार भाषण दिया। तब केशव हेडगेवार भी वहां पर मौजूद थे, जिनके मन पर तिलक के भाषण की गहरी छाप पड़ी। अब केशव के मन में बस एक ही बात थी कि वो किसी भी तरह बाल गंगाधर तिलक से मिले। ये इच्छा थी उनकी। तो उनकी ये इच्छा भी उनके गुरु डॉक्टर मुंजे ने पूरी कर दी और एक दिन केशव की तिलक से मुलाकात करवा दी। आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा अपनी किताब बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में साल 1908 का एक किस्सा लिखते हैं। केशव हेडगेवार को स्कूल में वंदे मातरम गाने गए की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। अंग्रेजों की इस हरकत से हेडगेवार गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने पास के पुलिस थाने को निशाना बनाते हुए एक बम उस थाने पर फेंका। हालांकि वो बम थाने पर न गिरकर पास के तालाब में जा गिरा। ऐसा करते हुए हेडगेवार को किसी ने देखा नहीं था, इसलिए वो अंग्रेजों की नजर से बच गए।
इसके बाद अमरावती के एक स्कूल से हेडगेवार ने 10वीं की परीक्षा पास की और फिर मुंजे की सलाह पर 1910 में वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता चले गए। अब दावा ये किया जाता है कि डॉक्टरी की पढ़ाई तो बस एक बहाना थी। असल में केशव को कलकत्ता में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होना था, इसलिए मुंजे ने उन्हें कलकत्ता भेजा था। यही वजह थी जिसलिए मुंजे ने उन्हें भेजा था, क्योंकि उन दिनों कलकत्ता क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ वो अनुशीलन समिति से जुड़ गए, जिसमें अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। अब साल आया 1915 और डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके हेडगेवार वापस नागपुर लौट आए। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर था, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय सिपाही अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। अब हेडगेवार ये सोचकर परेशान थे कि आखिर क्यों इन सिपाहियों और युवाओं को समझाने वाला कोई नहीं, क्यों ये युवा नहीं जानते कि ये कितना गलत कर रहे हैं। केशव हमेशा से ही देश की अव्यवस्थाओं को बदलना चाहते थे, इसलिए डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी करने की बजाय नागपुर में एक व्यायामशाला खोलकर बैठ गए। अब केशव यहाँ पर युवाओं को व्यायाम करना सिखाते, उन्हें बुलाते और उस वक्त के हॉट टॉपिक्स पर उनसे डिबेट कंपटीशन कराते थे। वो व्यायामशाला आज भी आरएसएस हेडक्वार्टर के पास मौजूद है, आज भी मौजूद। 1915 से 1919 के बीच हेडगेवार ने कई छोटे मोटे संगठन बनाए, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। हेडगेवार सोचते थे कि कुछ बड़ा करना है तो किसी बड़े संगठन के साथ जुड़ना होगा। तब कहीं जाकर केशव ने तय किया कि नया संगठन बनाने की जगह क्यों ना कांग्रेस जैसे बड़े संगठन से जुड़ा जाए और काम किया जाए जो बेहतर रहे। और इस तरह वो साल 1919 में कांग्रेस में शामिल हो गए और पार्टी के एक्टिव मेंबर बन गए। उसी साल केशव ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में हिस्सा लिया। अगले साल यानी 1920 में हिंदूवादी नेता IV परांजपे ने भारत स्वयं सेवक मंडल शुरू किया, जिसका काम था कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को एकजुट करना। हेडगेवार भी इस संगठन से जुड़ गए। लेकिन साल 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा यानी मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक नेता को सत्ता से बेदखल कर दिया। दुनिया भर में अंग्रेजों के इस फैसले का विरोध होने लगा, जिसकी चिंगारी भारत तक पहुंची और गुलाम भारत के मुसलमान भी अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के दो भाइयों ने लखनऊ में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसका नाम था खिलाफत आंदोलन और मकसद था खलीफा को तुर्की के सिंहासन पर वापस बिठाना। जल्दी देश भर के मुसलमान इस आंदोलन में कूद पड़े। ये वो दौर था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था, देश भर में बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेलों में ठूंसा जा रहा था। अंग्रेजी हुकूमत का हर तरफ जमकर विरोध हो रहा था। महात्मा गांधी भी उस वक्त एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों के आंदोलन को एक बड़े मौके के रूप में देखा और नारा दिया कि जिस तरह हिंदुओं के लिए गाय पूजनीय है, उसी तरह मुसलमानों के लिए खलीफा। गांधी को लगता था कि खिलाफत आंदोलन के जरिए हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर एक साथ लाया जा सकता है। लेकिन केशव हेडगेवार को गांधी का यह फैसला सही नहीं लगा। हेडगेवार की जीवनी लिखने वाले CP भिशिकर अपनी किताब केशव संघ निर्माता में लिखते हैं, हेडगेवार ने गांधी से कहा था कि खलीफा का समर्थन करके मुसलमानों ने जता दिया है कि उनके लिए देश से पहले उनका धर्म। कांग्रेस को इस आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन गांधी ने हेडगेवार की बात नहीं मानी और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देते रहे। न चाहते हुए भी हेडगेवार को भी आंदोलन से जुड़ना पड़ा और फिर उग्र भाषणों की वजह से 1 साल जेल में भी बिताना पड़ा। इतिहासकारों की माने तो उसी समय लगभग मुसलमानों का यह आंदोलन केरल पहुंचा, जिसकी वजह से मालाबार इलाके में मुसलमान और हिंदू जमींदारों के बीच हिंसक झड़पें हुई जो दंगों में तब्दील हो गई। केरल के मालाबार में हुए इस दंगे में 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष रही एनी बेसेंट दंगों के बाद मालाबार गई। उन्होंने अखबार में एक आर्टिकल लिखा कि अच्छा होता अगर एक बार गांधी जी मालाबार जाकर अपनी आंखों से उस भयावह कांड को देख पाते जो उनके प्रिय भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली की वजह से हुआ। इसके 2 साल बाद 1923 में नागपुर में भी सांप्रदायिक दंगा हुआ। कलेक्टर ने हिंदुओं की झांकियों पर रोक लगा दी। हेडगेवार को तब उम्मीद थी कि कांग्रेस इसके विरोध में आवाज उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खिलाफत आंदोलन और मालाबार हिंसा को देखते हुए और कांग्रेस के रवैये से नाराज हेडगेवार ने अब हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए अलग संगठन बनाने का मन बना लिया था। तब देश में हिंदू महासभा का गठन हो चुका था। हेडगेवार के मेंटोर रहे डॉक्टर BS मुंजे हिंदू महासभा के सचिव थे।
कुछ समय तक हेडगेवार हिंदू महासभा से भी जुड़े, लेकिन बाद में उन्हें लगने लगा कि हिंदू महासभा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए हिंदुओं के हितों से समझौता कर सकती है। विजयदशमी का दिन था, तारीख 27 सितंबर 1925। केशव हेडगेवार ने 5 लोगों के साथ अपने घर में एक बैठक बुलाई और कहा कि आज से हम संघ शुरू करने जा रहे हैं। बैठक में हेडगेवार के साथ विनायक दामोदर सावरकर के भाई गणेश सावरकर, बीएस मुंजे, आईवी परांजपे और बीबी थोलकर शामिल थे। बताया जाता है कि संघ के नाम को लेकर भी महामंथन हुआ था और 3 नाम सुझाए गए थे। एक था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दूसरा जरी पटका मंडल और तीसरा भारतोद्धारक मंडल। तो 25 में से 20 लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चुना और इस तरह 17 अप्रैल 1926 को संघ का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस कर दिया गया। उसी साल आरएसएस ने रामनवमी के दिन एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। संघ के तमाम सेवक खाकी पैंट शर्ट, खाकी कैप और बूट में नजर आए। ये संघ की सबसे पहली यूनिफॉर्म थी। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आरएसएस से जोड़ने के लिए शाखा में कबड्डी और देसी खेल शुरू किए गए। हेडगेवार शाखा में आने वाले हर बच्चे से बात करते, उनकी पढ़ाई, परिवार का हालचाल पूछते। जो बच्चा शाखा में नहीं आता था उसके घर जाते, कारण पता करते कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा। तो इस तरह से वो उन बच्चों के परिवारों के साथ भी संबंध जोड़ते गए। वो स्कूली पढ़ाई पूरी करने वाले बच्चों को सलाह देते थे कि दूसरे शहरों में पढ़ने जाओ, वहां का संघ का काम करो, शाखाओं की शुरुआत करो। तो इस तरह छात्रों के जरिए नागपुर के बाहर संघ की शाखा लगने लगी। 1929 में हेडगेवार संघ के सर संघ चालक यानी संघ प्रमुख बने और बालाजी हुद्दार को सर कार्यवाह बनाया गया। संघ में सर कार्यवाह दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है। अब तक कुल 6 संघ प्रमुख हुए। मौजूदा दौर में मोहन भागवत संघ प्रमुख हैं और दत्तात्रेय होसबोले सर कार्यवाह। साल 1930 की बात, जी हाँ, वो 1930 था जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तब संघ सेवकों ने हेडगेवार से पूछा कि आंदोलन में शामिल होना चाहिए या नहीं। हेडगेवार ने कहा, यह आंदोलन जिस बैनर तले हो रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर संघ की ड्रेस में अगर कोई इसमें शामिल होता है तो विवाद होगा। अंग्रेज हमारे संगठन पर रोक भी लगा सकते हैं, इसलिए जिसे शामिल होना है वो व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन में शामिल हो सकता है। बतौर संगठन कोई आंदोलन में भाग नहीं लेगा। लेकिन निजी तौर पर ही हेडगेवार भी इस आंदोलन में शामिल हुए और जेल भी गए। 9 महीने तक वो जेल में रहे। उनके पीछे से एलवी परांजपे को सर संघ चालक की जिम्मेदारी सौंपी गई। संघ के सर कार्यवाह रहे एचवी शेषाद्री अपनी किताब डॉक्टर हेडगेवार द इपॉक मेकर में लिखते हैं कि उस वक्त आरएसएस का नाम तेजी के साथ बढ़ रहा था, जो महात्मा गांधी के कानों तक भी पहुंचा। 25 दिसंबर 1934 के दिन महात्मा गांधी महाराष्ट्र के वर्धा में संघ के एक शिविर में गए। वहां उन्होंने स्वयं सेवकों से मुलाकात की, बातचीत की, संघ की प्रार्थना में भी शामिल हुए। तब गांधी ने वहां एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए वर्धा जिले के संघ चालक अप्पाजी जोशी से पूछा, ये कौन है? जोशी ने बताया कि ये संघ प्रमुख केशव बलिराम हेडगेवार है। तो गांधी जी ने हेडगेवार से मिलने की इच्छा जताई और अगले ही दिन दोनों नेताओं की मुलाकात हो गई। गांधी ने हेडगेवार से पूछा, आप कांग्रेस में थे, वहां आपने ऐसे स्वयं सेवकों का समूह क्यों नहीं बनाया? अलग संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई आर्थिक तंगी थी? तो हेडगेवार ने जवाब दिया कि हमारे सामने जो समस्या थी वो पैसे की नहीं बल्कि नजरिए की थी। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए बनी। कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं को दरी चादर बिछाने वाले के रूप में देखते हैं, लेकिन संघ में ऐसा नहीं। यहां स्वयंसेवक और नेता में कोई अंतर नहीं। आरएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर केशव हेडगेवार अक्सर कहा करते थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी अगर हिंदू एक मजबूत राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं होते हैं तो क्या गारंटी है कि हम अपनी आजादी की रक्षा कर पाएंगे? एक मजबूत और एकजुट हिंदू समाज न सिर्फ देश की समृद्धि के लिए जरूरी है बल्कि भारत के अस्तित्व के लिए भी उतना ही जरूरी है। मौजूदा हालत को देखते हुए आरएसएस की वेबसाइट पर संघ के उद्देश्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा है कि हिंदू संस्कृति हमारे देश हिंदुस्तान का प्राण है। अगर देश की रक्षा करनी है तो सबसे पहले हिंदू संस्कृति को सींचना होगा। इसके लिए हिंदुओं को इतना संगठित होना चाहिए कि कोई हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत न कर पाए। भारत के भाग्य को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक लाखों युवा हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर न कर दें। हाल ही में राजस्थान के जयपुर में 2 फरवरी के दिन लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, जिसमें संघ के सर कार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने बताया था कि संघ की शाखा में सिर्फ हिंदू ही नहीं आते, मुस्लिम ईसाई भी आते हैं। उन्हें भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं जिसे वो निभाते भी। आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार देश से कितना प्यार करते थे, इसके बारे में आपको एक किस्सा और बताते हैं। 1921 की बात है।
केशव को शुरू से ही भाषण देना बहुत पसंद था। शुरू से वो अक्सर भाषण देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। उस साल उन्होंने महाराष्ट्र के कटोल और भरतवाड़ा में एक ऐसा भाषण दिया जिसके बाद अंग्रेजों ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया। सीपी भिशिकर अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बार अदालत में पेशी के दौरान हेडगेवार ने सरकारी वकील से पूछा कि वाकई संसार में ऐसा कोई कानून है जो एक देश को दूसरे देश पर सत्ता जमाने का अधिकार देता है? अगर ऐसा नहीं है तो आप बताइए कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान की जनता पर हुकूमत चलाने का अधिकार आखिर किसने दिया? तब जज ने हेडगेवार को 2000 रुपए की जमानत पर रिहा करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने जमानत राशि जमा करने से साफ इनकार कर दिया और 1 साल तक जेल की सजा काटना मंजूर किया। ऐसे थे कट्टर हिंदुवादी स्वयं सेवक संघ की नींव रखने वाले डॉक्टर केशव हेडगेवार। तो आइए अब चलते चलते आपको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मतलब भी बताते चलते हैं। आरएसएस विचारक एमजी वैद्य की किताब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का परिचय के मुताबिक राष्ट्रीय का मतलब है हिंदू, जो भारत को मातृभूमि मानता हो, भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता हो और यहाँ की भूमि को पवित्र भूमि मानता हो। स्वयं सेवक का मतलब है देशभक्त और संघ का मतलब है एकता। इस तरह संघ के मुताबिक आरएसएस का मतलब है देशभक्त हिंदुओं का संगठन। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।